Assalamu alaikum. I am Adnan Shif, faculty member at ComSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 16 regarding the course Principle of Inventory and Material Management LSM 736 के LSM 736 जो है वो हमारे पास एक कोड है हमारा कोर्स का। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ऑफ फोरकास्टिंग। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या खत्म किया था वही मैं थोड़ा सा बता दूं। लास्ट टाइम हमने परचेजिंग एंड सप्लाई चेन को एंड किया था और उसमें हमने देखा था सप्लाई चेन में क्या क्या चीजें आती हैं और मैं हर एक देखा था कि लॉजिस्टिक सिस्टम्स, डिफरेंट वेराइटीज, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, कैसे इन्वॉल्व हैं, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाटसोएवर। बहुत सारी चीजें हमने इसमें देखी थी, किन किन चीजों को हम सामने लेकर चलते हैं और क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू थिंग एंड न्यू चैप्टर दैट इज अ फोरकास्टिंग एंड दैट इज अ वेरी मच इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ मटेरियल मैनेजमेंट। क्या आपको ये फोरकास्ट, जैसे मैं लास्ट टाइम भी आपको लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल दी थी दैट इज ऑफ अ सेवर और स्टूडेंट बिरयानी और व्हाटसोएवर, तो ये लोग अपनी फोरकास्टिंग पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं कि हमने कितनी ये मटेरियल लाना है, कितना मटेरियल नहीं लाना है, कितना मटेरियल लाना चाहिए। यानी हर मटेरियल को हमने आइडेंटिफाई करना होता है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ फोरकास्टिंग। क्या कहते हैं हम उसे? दैट इज अ पार्ट ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग को देख रहे होते हैं कि हमने फोरकास्ट कितना करना है, किस लेवल पे करना है और कैसे करना है फोरकास्ट। तो नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास फोरकास्टिंग टेक्निक्स क्या हैं जिससे हम अपनी इन्वेंट्री या अपने आइटम्स को मैनेज कर सकते हैं या देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या फोरकास्टिंग वैल्यूज या फोरकास्टिंग एवेल्युएशंस हमारे पास पड़ी हैं जिनको हमें देखकर आगे चलना है या जिसको हमें देखकर आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास फोरकास्टिंग एवेल्युएशंस नजर आएंगी कि दैट हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट बीइंग आइडेंटिफाइड, कि हमारे पास किस तरह से आइडेंटिफाई हो सकती हैं या हमारे पास होनी चाहिए। तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फोरकास्टिंग। पहले देखते हैं कि एजेंडा क्या है। नेक्स्ट थिंग इज टुवर्ड्स द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आज देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे जो हर दफा देखते हैं। व्हेन यू कंप्लीट दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू, क्या क्या चीजें हमारे पास पूरी होंगी, अंडरस्टैंड 3 टाइम्स हॉरिजन विच मॉडल्स अप्लाइज फॉर ईच यूज। अच्छा याद रखिएगा ये चैप्टर हम लोग एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं करेंगे, डेफिनेटली 2 चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो फर्स्ट पोर्शन हम देख रहे हैं इसमें कि अंडरस्टैंड द 3 टाइम हॉरिजन्स इन विच मॉडल्स अप्लाइज फॉर ईच यूज, एक्सप्लेन व्हेन टू यूज ईच ऑफ द 4 क्वालिटेटिव मॉडल्स, कब कब हमें क्वालिटेटिव मॉडल्स यूज करने, अप्लाई द नेव मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। क्या है नेव मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग और ट्रेंड मेथड। यानी ये हमारे आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जिसको हमने देखना है कि ये चीजें हैं। एंड अब जो फर्स्ट थिंग जो हम लोग देखेंगे दैट इज ऑफ अ फोरकास्टिंग एट डिज्नी वर्ल्ड। देखें मैं फोरकास्टिंग को क्यों स्टार्ट कर रहा हूं विद द एग्जांपल, और ये एग्जांपल है किसकी? डिज्नी वर्ल्ड की, कि वो लोग फोरकास्ट कैसे करते हैं, किस तरह से फोरकास्ट करते हैं और किन बेसिस पे फोरकास्ट कर रहे हैं, हाउ दे आर बीइंग फोरकास्टिंग थिंग्स, और वो फोरकास्टिंग किस तरह से और किन बेसिस पे लेकर चल रहे हैं और किस तरह से वो फोरकास्टिंग आगे लेकर चलेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे। ग्लोबल पोर्टफोलियो इंक्लूड्स पार्क्स इन हांगकांग, पेरिस, टोक्यो, ऑरलैंडो एंड एनहेम। यानी ये क्या? रेवेन्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम पीपल, हाउ मेनी विजिटर एंड हाउ दे स्पेंड देयर मनी। यानी डिज्नी वर्ल्ड कहां कहां है कि ग्लोबल पोर्टफोलियो इनका हर जगह पे पार्क्स हैं, हांगकांग में है, पेरिस में है, टोक्यो में है, ऑरलैंडो में, एनहेम में है। रेवेन्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम पीपल, पीपल से रेवेन्यू डिराइव है। हाउ मेनी विजिटर एंड हाउ दे स्पेंड देयर मनी, कितने विजिटर्स हैं और कितने लोग इसमें पैसे खर्च करते हैं, यानी हाउ दे स्पेंड देयर मनी। डेली मैनेजमेंट रिपोर्ट कंटेन्स ओनली फोरकास्ट, यानी डेली जो मैनेजमेंट रिपोर्ट है वो सिर्फ क्या कंटेन करती है? फोरकास्ट एंड एक्चुअल अटेंडेंस एट ईच पार्क, और एक्चुअल अटेंडेंस कितनी है ईच पार्क में। डेली मैनेजमेंट रिपोर्ट कंटेन्स ओनली फोरकास्ट को कंटेन करते हैं एंड एक्चुअल अटेंडेंस एट ईच पार्क, एक्चुअल अटेंडेंस कितनी है हर पार्क से रिलेटेड, किससे? हर पार्क से रिलेटेड कितनी एक्चुअल अटेंडेंस हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। फोरकास्टिंग, डिज्नी जनरेट्स डेली, वीकली, मंथली, एनुअल एंड 5 years फोरकास्ट। यानी क्या करता है डिज्नी? क्या जनरेट करता है? डेली, वीकली, मंथली एंड एनुअल एंड 5 years फोरकास्ट, यानी 5 year फोरकास्ट वो जनरेट कर रहा होता है। फोरकास्ट यूज्ड बाय लेबर मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑपरेशन, फाइनेंस एंड पार्क स्केड्यूलिंग। यानी कि ये जो फोरकास्ट है ये यूज की कौन करता है यहाँ पे? दैट इज अगेन फोरकास्ट यूज्ड बाय लेबर मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑपरेशन, फाइनेंस एंड पार्क स्केड्यूलिंग। Forecast used to adjust opening times, यानी forecast used to adjust opening times, rides, shows, staffing levels
एंड गेस्ट एडमिटिंग, यानी कि ये फोरकास्ट जो करेगा वो एडजस्ट करेगा ओपनिंग टाइम्स को, राइड्स शोज को, स्टाफिंग लेवल्स को एंड गेस्ट्स एडमिटेड को। गेस्ट को भी करेगा और स्टाफिंग लेवल्स को भी एडमिट करेगा कि कौन कौन सी एडमिटिंग करनी है और किस तरह से हमने एडमिट करना है। तो फोरकास्टिंग एंड डिज्नी वर्ल्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, यानी सारा का सारा डिज्नी वर्ल्ड गौर से देखें किस पे चल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग के जो फोरकास्टिंग के रिजल्ट्स हैं उसी पे डिज्नी वर्ल्ड की वर्किंग चल रही है, उसी पे डिज्नी वर्ल्ड वर्क कर रहा है। अब पहली चीज जो आ रही है इसके अंदर क्या है, फोरकास्टिंग ऑफ 20% ऑफ कस्टमर कम फ्रॉम आउटसाइड द यूएसए। कब कहां से आते हैं, दैट 20% कम्स आउटसाइड फ्रॉम द यूएसए। इकोनॉमिक मॉडल इंक्लूड्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्रॉस एक्सचेंज रेट्स, अराइवल इन यूएस इनटू यूएसए, यानी कि वो कह रहा होता है डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को भी देख रहा होता है, क्रॉस एक्सचेंज रेट्स को भी देख रहा होता है एंड अराइवल इन यूएसए को भी देख रहा होता है कि अराइवल इन यूएसए क्या है। आ स्टाफ ऑफ 35 एनालिस्ट एंड 70 फील्ड्स पीपल सर्वे 1 मिलियन पर गेस्ट एम्प्लॉयज एंड ट्रैवल प्रोफेशनल ईच ईयर, यानी कि स्टाफ ऑफ 25 एनालिस्ट एंड 70 फील्ड पीपल सर्वे, कि उनका सर्वे है कि 1 मिलियन पीपल पर गेस्ट होते हैं और एम्प्लॉइज होते हैं एंड ट्रैवल प्रोफेशनल ईच ईयर एंड ट्रैवल्स प्रोफेशनल फॉर ईच ईयर। And same input to the forecasting model includes airline specialist, Federal Reserve policy, Wall Street क्या नाम है ट्रेंड्स, वेकेशंस, हॉलीडे schedules for 3000 schools district around the world. Average forecast error is 5% जो हमारे पास है। Average forecast error for annual forecast is 0 to 3%, यानी इससे ज्यादा का एरर इनके पास आता नहीं है। तो देखें सारे का सारा डिज्नी वर्ल्ड किस पे चल रहा है, ऑन द बेस ऑफ फोरकास्ट। स्टार्टिंग विद दैट इज द एग्जांपल जहां हमने कर लिया व्हाट इज फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग होती क्या है और कैसे वर्कआउट कर रही होती है। फोरकास्टिंग होती क्या है, यानी एक तरह से कहते हैं ना कि जादू में बताएं कि आगे क्या होने वाला है। So that is known to be as a forecasting. अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल मैं फिर अगेन कहता हूं कि what is the forecasting means, अगर मैं कहूं कि if all the persons are being on the same platform, मैं आपसे ही पूछता हूं, मैं कहता हूं if one of the power, कहते हैं कि ऊपर वाला आपको कहे कि हाँ जी बताएं क्या आपको एक सुपर पावर चाहिए जो आपको मैं दूं, आपको एक इजाजत है कि एक सुपर पावर दें, तो एट योर लेवल व्हाट यू आर गोइंग टू डिसाइड। डेफिनेटली कोई कहेगा कि मैं गायब होना चाहता हूं, कोई कहेगा मुझे ये सुपर पावर चाहिए। यानी अगर ऊपर वाला आपको इजाजत दे के एक सुपर पावर मुझसे ले लो, मैं इजाजत देता हूं, मांगो जो मांगोगे दे दूंगा, तो कोई शायद मांगेगा कि जी मैं गायब हो जाऊं, वो कहे मैं उड़ने लग जाऊं, मैं कहे कि जी हाँ जी मैं आई वुड वांट टू बी अ मोस्ट स्ट्रॉन्गर पर्सन, वो कहे जी मुझे हर चीज पे कंट्रोल हो, कुछ हो। बट इफ आई वुड बी देयर, तो मैं कहूंगा कि मुझे जी ये पावर दी जाए कि मैं फ्यूचर को देख सकूं। इन अदर वर्ड्स माई फोरकास्ट शुड बी एक्यूरेट, क्योंकि अगर मुझे फ्यूचर पता है कि कल क्या होना है, अगर मुझे पता है कि कल क्या होना है, आई कैन प्लान इट लाइक दैट, एंड दैट इज व्हाट नोन टू बी एज अ फोरकास्टिंग। उसे कहते हैं हम फोरकास्टिंग है कि ये हम लोग एक्चुअली फोरकास्ट को लेके चल रहे हैं कि फोरकास्टिंग हमने इसी की बेस पे करनी है कि मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे ये पता लग जाए कल क्या होने वाला है, तो मैं तो उसके हिसाब से चीज देख लूंगा। मैंने अगर इफ आई वांट टू अर्न मनी फ्रॉम दैट थिंग, मैं क्या करूंगा, मुझे पता लग जाए कि कल कौन जीतने वाला है, पुट मनी ऑन दैट। एंड सेम गोस कि मुझे पता है कल क्या होने वाला है, तो उससे अगर मुझे पहले से पता होगा तो मैं उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लूंगा, तो उससे जो मुझे जो बेनिफिट होगा वो कहीं ज्यादा होगा, बिकॉज आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग, और मे बी आई कुड अवॉइड दैट थिंग, मैं उस चीज को अवॉइड भी कर सकूंगा। सो दैट मीन्स फोरकास्टिंग इज दैट मच इंपॉर्टेंट। और यहां पे जब हम फोरकास्टिंग की बात करते हैं, हमें आगे का नहीं पता, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम फोरकास्ट कर सकें, यानी फ्यूचर को कुछ हद तक, बेशक धुंधला सही, लेकिन कुछ हद तक देख सके ताकि हमें पता लगे। तो फोरकास्टिंग मींस दैट थिंग कि वी आर गोइंग टू सी द फ्यूचर, प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर इवेंट्स। पहली चीज लिखी हुई प्रोसेस क्या है, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर इवेंट। अंडरलाइंग बेसिस ऑफ ऑल बिजनेस डिसीजन, ये सारे के सारे बिजनेस डिसीजन याद रखना फोरकास्टिंग पे होते हैं और किसी चीज पे नहीं होते। किस पे होते हैं, फोरकास्टिंग पे होते हैं कि हमें पता लग जाए कि हमारे पास क्या फोरकास्ट आ रही है और किन बेसिस पे फोरकास्ट आ रही है। पहली चीज है प्रोडक्शन की भी फोरकास्ट करनी कि हमें कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए फ्यूचर में, इन्वेंट्री कितनी जरूरत होने वाली है फ्यूचर में इन्वेंट्री की, पर्सोनल्स कितने पर्सोनल्स फर्दर हमें रिक्वायर्ड हैं आगे की प्रोडक्शन के लिए, आगे है जी फैसिलिटीज हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है आगे अगर हमने एक्सेस प्रोडक्शन करनी है फॉर फर्दर अरेंजमेंट्स, तो हमारे पास क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। तो दीज आर द अंडरलाइंग बेसिस ऑफ ऑल बिजनेस डिसीजंस। ये क्या है, अंडरलाइंग बेसिस ऑफ
ऑल बिजनेस डिसीजंस हमने कैसे और किन बेसिस पे जनरेट करने और उन डिसीजन से हमने किस तरह से बेनिफिट उठाना है. सो दीज आर द थिंग्स दैट नीड टू बी एड्रेस्ड व्हेन वी टॉक अबाउट कि हमने बिजनेस डिसीजंस को देखना है और उनके हिसाब से मैनिपुलेट करना है. सो अगर आप गौर से देखें तो फोरकास्टिंग सारे के सारे बिजनेस डिसीजंस में मेजर रोल प्ले कर रही है. क्या कर रही है? वो मेजर रोल प्ले कर रही है कि अंडरलाइन बेसिस ऑफ ऑल बिजनेस डिसीजंस के बेसिस ऑफ ऑल बिजनेस डिसीजंस क्या है? प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, पर्सनल्स एंड फैसिलिटीज. प्रोडक्शन कितनी है, इन्वेंट्री कितनी है, पर्सनल कितना है और फैसिलिटी कितनी है. तो यानी फैसिलिटी को भी हमने देखना है कि फैसिलिटी हमारे पास कितनी और कैसे एग्जिस्ट कर रही है. सो दैट मींस वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और किस तरह से हमारे पास इन्वॉल्वमेंट नजर आती है. तो व्हाट इज फोरकास्टिंग? फोरकास्टिंग इज लाइक दैट कि ये हमारे पास फोरकास्टिंग एग्जिस्ट कर रही है. सो मूविंग फर्दर, फोरकास्टिंग टाइम हॉरिजन्स. टाइम हॉरिजन्स को भी हम लोग क्या करते हैं? फोरकास्ट कर रहे होते हैं. शॉर्ट रेंज फोरकास्ट क्या है? अप टू 1 ईयर, जनरली लेस देन 3 मंथ्स. परचेजिंग, जॉब शेड्यूलिंग, वर्कफोर्स लेवल, जॉब असाइनमेंट, प्रोडक्शन लेवल, ये नॉर्मली इधर तक ही लिमिटेड होती है. यानी ये चीजें ही इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, इसके अलावा और कोई चीज नहीं. परचेजिंग, जॉब शेड्यूलिंग, वर्कफोर्स लेवल, जॉब असाइनमेंट, प्रोडक्शन लेवल, यानी ये सारी चीजें इसके अंदर हमारे पास इन्वॉल्व हैं. मीडियम रेंज फोरकास्ट, अगली चीज क्या होती है? मीडियम रेंज फोरकास्ट. 3 मंथ्स टू 3 ईयर्स, 3 मंथ्स से 3 ईयर्स तक आ रहा है. सेल्स एंड प्रोडक्शन प्लानिंग, बजटिंग आ रहे हैं, यानी सेल्स एंड प्रोडक्शन प्लानिंग को आ रहे हैं हम लोग कि बजटिंग कितनी है हमारे पास. तो मीडियम रेंज फोरकास्ट आ गई 3 मंथ्स टू 3 ईयर्स. सेल्स एंड प्रोडक्शन प्लानिंग आ रही है, बजटिंग में आ रही है, तो दैट इज ऑल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट. लॉन्ग रेंज फोरकास्ट, क्या चीज आ रही है हमारे पास? लॉन्ग रेंज फोरकास्ट. तो 3+ ईयर्स एंड न्यू प्रोडक्ट प्लानिंग, फैसिलिटीज, लोकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी इसमें हर चीज को हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और हर चीज को आइडेंटिफाई करके ही हम आगे लेकर चल रहे हैं, दैट हाउ दैट आर बीइंग इवैल्यूएटेड. तो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट आ गई है, मीडियम रेंज फोरकास्ट आ गई है एंड शॉर्ट रेंज फोरकास्ट आ गई है. लॉन्ग रेंज क्या होंगी, मीडियम रेंज क्या होंगी, शॉर्ट रेंज क्या होंगी? Each and every range is being identified. So short range forecast up to 1 year, generally less than 3 months. Purchasing, job scheduling, workforce level, job assignment and production level. Medium range forecast क्या है? 3 months to 3 years. कितनी है हमारे पास? 3 months to 3 years. Sales and production planning, budgeting. Sales and production planning, budgeting इसके अंदर आ रही है. और अब देखें, सेल्स को रिकॉर्ड 3 मंथ से 3 ईयर्स तक करना है, लेकिन जो शॉर्ट रेंज में क्या आ रही है? जॉब स्केड्यूल करनी है, वर्कफोर्स, असाइनमेंट एंड प्रोडक्शन लेवल. एंड लॉन्ग रेंज में क्या चीज आ रही है? न्यू प्रोडक्ट प्लानिंग, कि नई प्रोडक्ट कौन सी बनानी, जिसमें फैसिलिटी, लोकेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जिसके अंदर क्या है? फैसिलिटी, लोकेशंस भी आ रही हैं एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी एग्जिस्टेंस में नजर आ रही है कि हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतनी ही होनी है. डिस्टिंग्विशिंग डिफरेंसेस, डिफरेंसेस क्या है? मीडियम टू लॉन्ग रेंज फोरकास्ट डील विद मोर कॉम्प्रिहेंसिव इश्यू. अब यहां पे याद रखिएगा क्या डिफरेंस है इनके बीच में? डील्स विद मोर कॉम्प्रिहेंसिव इश्यू एंड सपोर्ट मैनेजमेंट डिसीजंस रिगार्डिंग प्लानिंग, प्रोडक्ट एंड प्लांट एंड प्रोसेसेस. यानी फोरकास्ट डील विद मोर कॉम्प्रिहेंसिव इश्यूज एंड सपोर्ट मैनेजमेंट डिसीजंस रिगार्डिंग प्लानिंग, प्रोडक्ट, प्लांट एंड प्रोसेसेस. प्रोडक्ट, प्लांट, प्रोसेसेस जितने भी हुए हैं वो सारी की चीजें इसमें आ रही हैं. तो फोरकास्ट डील्स विद द more comprehensive issues and support management. किसमें? support management decisions regarding planning, product, plant and process. किससे? planning, product, plant and process, यानी सारे P, ठीक है ना. and short term forecast usually implies different methodologies than long term forecasting. यानी short term की जो है वो ज्यादातर क्या होती हैं? डिफरेंट मेथोडोलॉजीज होती हैं देन लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग. यानी लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग और तरह से होती है, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग और तरह से होती है. फोरकास्ट टेंड्स टू बी मोर एक्यूरेट देन लॉन्ग टर्म फोरकास्ट. यानी शॉर्ट टर्म फोरकास्ट ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ होती है देन लॉन्ग टर्म फोरकास्ट के. लॉन्ग टर्म फोरकास्ट इतनी एक्यूरेट नहीं होती. तो मीडियम टू लॉन्ग रेंज और तरह से होती है, शॉर्ट टर्म्स और तरह से होती है, ठीक है ना. तो दैट इज द डिफरेंस. वहां पे ज्यादातर क्या है? लॉन्ग टर्म और मीडियम में प्लानिंग, प्रोडक्ट, प्लांट एंड प्रोसेसेस, यानी इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी प्लानिंग, प्रोडक्ट, प्लांट एंड प्रोसेसेस से वो सारी सारी क्या होंगी? दैट इज ऑफ अ शॉर्ट रेंज. शॉर्ट टर्म क्या होंगी? ये हमारे पास शॉर्ट टर्म में एग्जिस्ट कर रही है, ये शॉर्ट टर्म में आ रही होंगी कि ये हमारे पास शॉर्ट टर्म है और इसी हिसाब से हमने उसको आगे मेजर करना है कि हमारे पास क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी. तो दैट इज द केस कि शॉर्ट टर्म में आ रही है, जिसे फोरकास्ट टेंड्स टू बी मोर एक्यूरेट देन लॉन्ग टर्म फोरकास्ट. के शॉर्ट टर्म फोरकास्ट ज्यादा एक्यूरेट नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म फोरकास्ट ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ आ रही है.
इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एग्जिस्ट करती है जिसमें हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, ये एग्जिस्ट कर रही होती है। इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ रिक्वायर्स लॉन्गर फोरकास्ट देन मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, यानी इंट्रोडक्शन और ग्रोथ को हमें ज्यादा लंबी फोरकास्ट रिक्वायर्ड होती है देन मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, की मैच्योरिटी और डिक्लाइन और तरह से चल रही होती है, और इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ रिक्वायर्स लॉन्गर फोरकास्ट देन मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। एज प्रोडक्ट पासेस थ्रू लाइफ साइकिल, फोरकास्ट आर यूजफुल इन प्रोजेक्टिंग स्टाफिंग लेवल, इन्वेंट्री एंड फैक्ट्री कैपेसिटी, यानी स्टाफिंग लेवल, इन्वेंट्री लेवल एंड फैक्ट्री कैपेसिटी, यानी इनको मेजर करना है। एज प्रोडक्ट पासेस थ्रू लाइफ साइकिल, यानी जैसी प्रोडक्ट पास करती है लाइफ साइकिल से, फोरकास्ट आर यूजफुल इन प्रोजेक्टिंग स्टाफिंग लेवल, किसको प्रोजेक्ट करना है, स्टाफिंग लेवल्स, इन्वेंट्री लेवल्स को मैनेज करना है, और फैक्ट्री कैपेसिटी को मैनेज करना है, एंड फैक्ट्री कैपेसिटी को मैनेज करना है कि हमारे पास फैक्ट्री कैपेसिटी कैसे और किन बेसिस पे आइडेंटिफाई होगी, एंड हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द कैपेसिटी, यानी फैक्ट्री कैपेसिटी किस तरह से हमारे पास मैनेज होनी है और किस तरह से आइडेंटिफाई होनी है, दैट हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू सी इट। ठीक है, तो स्टाफिंग लेवल आ गई, इन्वेंट्री एंड फैक्ट्री कैपेसिटी, यानी ये हमारे पास है। तो जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, तो फर्दर देखिएगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसे आ रही है। अगेन यहाँ पे गौर से देखें तो पहले आ रही है हमारे पास चीज क्या है, बेस्ट पीरियड टू इंक्रीज मार्केट शेयर, ये वाला हमारा आएगा। ठीक है ना, R&D इंजीनियरिंग इज क्रिटिकल, यहां से हमारे पास R&D शुरू हुई है। अब LCD, इंटरनेट सर्च इंजन एंड LCD एंड प्लाज्मा, यहां पे हमारे पास क्या हुई है, ग्रोथ स्टार्ट हुई है, ग्रोथ फेज ये प्रैक्टिकल टू चेंज प्राइस और क्वालिटी इमेज एंड स्ट्रेंथन निशेस, प्रैक्टिकल टू चेंज प्राइस और क्वालिटी इमेजेस, स्ट्रेंथन निशेस, किसको स्ट्रेंथन करेगा, निशेस को स्ट्रेंथन करेगा। मैच्योरिटी यहां पे आ गया जी, पुअर टाइम टू चेंज इमेज प्राइस एंड क्वालिटी, कॉम्पिटिटिव कॉस्ट बिकम क्रिटिकल, डिफेंड मार्केट पोजीशन, यानी यहां पे क्या हो जाता है, कॉम्पिटिटिव कॉस्ट बिकम क्रिटिकल एंड डिफेंडिंग मार्केट पोजीशन, किसको डिफेंड कर रहे हैं, मार्केट पोजीशन को। कंट्रोल कॉस्ट, सीडी-रोम, एनालॉग टीवीज, और यहां पे आ जाएगा दैट इज यहां पे हमारे पास चेंजिंग में आ जाएगा। अब इस टाइम अगर देखें तो CD-रोम्स और एनालॉग टीवीज किधर पे, डिक्लाइन स्टेज पे, किस पे है, डिक्लाइन स्टेज पे। यहां पे LCD एंड प्लाज्मा आर एट ग्रोथ स्टेज, जिसमें इंटरनेट सर्च इंजन भी आ रहे हैं। ठीक है ना, और यहां पे मैच्योरिटी पे आते हैं तो ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट्स जो हैं वो हमारे पास कम होती जा रहे हैं, आईपैड्स ग्रोथ में, Xbox 360 भी ग्रोथ पे, और ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट्स जो है हमारे पास मैच्योरिटी पहुंच गए, एंड फ्लॉपी डिस्क आर कंप्लीटली डिक्लाइन, खत्म होती जा रही है, फ्लॉपी डिस्क का कोई कॉन्सेप्ट नजर नहीं आ रहा। तो देखें यहाँ पे हर तरह से प्रोडक्ट पे बता रहे हैं कि कौन सी ग्रोथ है, कौन सी प्रोडक्ट मैच्योरिटी पे पहुंच चुकी है, कौन सी ग्रोथ डिक्लाइंस पे पहुंच चुकी है, कहां पहुंच गई, डिक्लाइंस में पहुंच चुकी है, कि हाउ दे आर बीइंग डिक्लाइंड, और उस डिक्लाइन को हमने आगे देखना है। तो सेल्स LCD प्लाज्मा टीवी आ रहा है, और साथ ही CD-रोम एनालॉग्स आ रहा है। तो Xbox 360 आ गया, iPod जो ग्रोथ पे है इस टाइम, और Xbox 360 अभी इसने ग्रो करना है। ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट आ गया, क्या आ गया, ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट आ रहा है, और फ्लॉपी डिस्क जो है वो डिक्लाइन में, और मैच्योरिटी पे ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट आ चुका है। तो दैट्स हाउ दीज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स वर्क्स, यानी इस तरह से ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। Now the next thing is product life cycle: introduction, growth, maturity, decline. Product design and development critical. Frequent product and process design changes. Short production run. High production cost. Limited models and attentions. These are the characteristics of introduction. किसी characteristics हैं? These are the characteristics of introduction. ग्रोथ क्या है, फोरकास्टिंग क्रिटिकल, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस रिलायबिलिटी, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट एंड ऑप्शंस, इंक्रीज्ड कैपेसिटी, शिफ्ट टुवर्ड्स प्रोडक्ट फोकस, एनहांस डिस्ट्रीब्यूशन। यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग क्रिटिकल है, प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस जो है वो रिलायबल हो जाती हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, इंक्रीज्ड कैपेसिटी है, एंड शिफ्ट टुवर्ड्स प्रोडक्ट फोकस, किसकी तरफ फोकस होता है, शिफ्ट टुवर्ड्स प्रोडक्ट फोकस, के जी हमारा प्रोडक्ट फोकस इतना है, एनहांस द डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कर रहे होते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन को एनहांस कर रहे होते हैं। मैच्योरिटी, स्टैंडर्डाइजेशन हो चुकी है, लेस रैपिड प्रोडक्ट चेंजेस अब नहीं आ सकते, मोर माइनर चेंजेस ला सकते हैं। ऑप्टिमम कैपेसिटी पे, कंप्लीट कैपेसिटी पे आप रन कर रहे होते हैं। इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ प्रोसेस, यानी यहाँ पे प्रोसेस की स्टेबिलिटी बढ़ रही होती है। लॉन्ग प्रोडक्शन रन होते हैं, एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट एंड कॉस्ट कटिंग, यहाँ पे हम प्रोडक्ट इंप्रूव कर रहे होते हैं बट कॉस्ट कटिंग के हिसाब से, किसको लेके आ रहे होते हैं, कॉस्ट की कटिंग को लेके आ रहे होते हैं। लिटिल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत कम होती है डिक्लाइन में। कॉस्ट मिनिमाइजेशन, ओवर कैपेसिटी नजर आना शुरू हुई थी कि ओवर कैपेसिटी पे हो रहे हैं।
prune line to eliminate items not returning good margin. वो उन चीजों को हम छोड़ना शुरू कर देते हैं जो रिटर्न अच्छा नहीं दे रहे या जिनके रिटर्न्स अच्छे नहीं आ रहे. एंड द लास्ट वन इज द रिड्यूस कैपेसिटी. तो ये यानी कि हाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच एंड एवरी स्टेज. टाइप्स ऑफ फोरकास्ट. पहली टाइप क्या है हमारे पास. अब देखें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड हुआ. नेक्स्ट चीज क्या है कि फोरकास्ट की टाइप क्या है. पहली है जी इकोनॉमिक फोरकास्ट, देन टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट एंड देन डिमांड फोरकास्ट. यानी ये तीनों की तीनों हमें रिक्वायर्ड होती है. यानी तीनों के तीनों को हम बारी बारी करके देखते हैं. इकोनॉमिक फोरकास्ट एड्रेस बिजनेस साइकिल, इन्फ्लेशन रेट, मनी सप्लाई एंड हाउसिंग स्टार्ट. एड्रेस बिजनेस साइकिल किसको एड्रेस करती है इकोनॉमिक फोरकास्ट. एड्रेस बिजनेस साइकिल. पहली चीज क्या है इन्फ्लेशन रेट, मनी सप्लाई, हाउसिंग स्टार्ट्स. यानी ये सारी चीजें इकोनॉमिक फोरकास्ट में आती हैं. किसमें आती हैं इकोनॉमिक फोरकास्ट में आती हैं. टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट प्रिडिक्ट रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कि किस हिसाब से हमारे पास टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आ रही है. इंपैक्ट डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स की हम क्या कर रहे हैं इंपैक्ट को डेवलप भी करते जा रहे हैं. डिमांड फोरकास्ट प्रिडिक्ट सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. डिमांड फोरकास्ट में हम देखेंगे कि सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्या फोरकास्ट हमारे पास आ रही है. यानी एट व्हाट लेवल इट वुड बी फोरकास्टेड. यानी किस लेवल पे हमने इसे फोरकास्ट करना है और किस लेवल पे फोरकास्ट करके हमने इसे आगे फर्दर लेकर चलना है. तो डिमांड फोरकास्ट आगे प्रेडिक्ट सेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. यानी प्रेडिक्ट भी करनी है सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के क्या है हमारे पास आ रही है. So there are three types of forecast: economic forecast, technological forecast, and demand forecast. Economic forecast, technological forecast, and demand forecast. Strategic importance of forecasting क्या है. Human resource, hiring, training, layoff workers. यानी क्या है human resource इंपॉर्टेंस क्या है कि हायरिंग, ट्रेनिंग, ले ऑफ वर्कर्स, ताकि हमें पता रहे कि ह्यूमन रिसोर्स में फोरकास्टिंग क्या है. कितने लोगों को हायर करना है, कितनों को ट्रेन करना है, कितनों की ले ऑफ एक्सपेक्टेड है. क्या है कितनों की ले ऑफ एक्सपेक्टेड है. यानी कितनों को हमें निकालने की एक्सपेक्टेंसी जनरेट हुई है. कैपेसिटी शॉर्टेज कैन रिजल्ट इन अनडिपेंडेबल डिलीवरी, लॉस ऑफ कस्टमर एंड लॉस ऑफ मार्केट शेयर. यानी कैपेसिटी जब भी शॉर्टेज होगी उससे आपके पास डिलीवरी लॉस भी होगा, लॉस टू कस्टमर भी होगा, लॉस टू मार्केट शेयर भी होगा. सप्लाई चेन मैनेजमेंट, गुड सप्लायर रिलेशन एंड प्राइस रिलेशनशिप. गुड सप्लायर रिलेशनशिप्स हैं एंड प्राइस एडवांटेजेस हैं. यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट जब भी आएगी उसकी फोरकास्ट करेंगे तो उससे क्या होगा सप्लायर रिलेशन बहुत अच्छे होंगे और प्राइसिंग की एडवांटेजेस हमारे सामने नजर आएंगे कि कितनी प्राइसिंग एडवांटेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं और उन प्राइसिंग एडवांटेजेस को मैंने कैसे और किन बेसिस पे अफेक्ट करना है या किन बेसिस पे उन्होंने अफेक्टेड होना है. 7 स्टेप्स ऑफ फोरकास्टिंग. अब फोरकास्टिंग कितने स्टेप्स हैं. दैट आर बीइंग 7 स्टेप्स. पहला स्टेप डिटरमिन द यूज ऑफ फोरकास्ट. क्या करना है हमने, कितनी हमें फोरकास्ट यूज करनी है, कहां यूज करनी है, किन जगह पे रिक्वायर्ड है और उनको फोरकास्ट कैसे और किन बेसिस पे हमने करना है. सिलेक्ट द आइटम टू बी फोरकास्टेड. कौन कौन से आइटम फोरकास्ट करना मस्ट है. यानी हाउ दीज आइटम्स बीइंग फोरकास्टेड. यानी उन आइटम्स को हमने कैसे और किन बेसिस पे फोरकास्ट करना है. डिटरमिन द टाइम हॉरिजन ऑफ द फोरकास्ट. क्या करना है हमने टाइम होराइजन ऑफ फोरकास्ट को भी डिटरमिन करना है. यानी कि कितने टाइम तक की मुझे फोरकास्ट रिक्वायर्ड है. क्या चीज रिक्वायर्ड है, कितने टाइम तक की मुझे फोरकास्ट रिक्वायर्ड है और कितने टाइम पे रिक्वायर्ड. सिलेक्टिंग अ फोरकास्ट मॉडल कि कितने टाइम के लिए हम कौन सा मॉडल मुझे रिक्वायर्ड है. गैदर द डेटा. डेटा को गैदर करना है. मेक द फोरकास्ट. यानी डेटा गैदर करो और उसमें से फोरकास्ट करो. क्या करो उसमें से फोरकास्ट. वैलिडेट एंड इंप्लीमेंट रिजल्ट्स. क्या करना है हमने वैलिडेट करना है और साथ ही हमने क्या करना है इंप्लीमेंट रिजल्ट्स. ठीक है. डिटरमिन द यूज ऑफ फोरकास्ट. सिलेक्ट द आइटम टू बी फोरकास्टेड. डिटरमिन द टाइम हॉरिजन ऑफ फोरकास्ट. डिटरमिन द टाइम हॉरिजन ऑफ फोरकास्ट. सिलेक्ट द फोरकास्टिंग मॉडल. क्या करना है हमने फोरकास्टिंग मॉडल. गैदर डेटा, मेक फोरकास्ट एंड वैलिडेट एंड इंप्लीमेंट द रिजल्ट्स. यानी वैलिडेट भी करें एंड इंप्लीमेंट द रिजल्ट्स. के रिजल्ट्स को हम इंप्लीमेंट भी करें हैं यहाँ पे. दैट इज 1 by 1. सो अब यहाँ पे बात करें तो पहली क्या है यूज को देखना है. फोरकास्टेड किस किस को करना है, आइटम को देखना है, टाइम हॉरिजन को देखना है, मॉडल को देखना है, डेटा देखना है, मेक फोरकास्ट और इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स. ये मेन चीजें. यूज, आइटम, टाइम हॉरिजन, फोरकास्टिंग मॉडल, डेटा, फोरकास्ट और इंप्लीमेंट रिजल्ट्स. और दूसरी क्या चीज है इंप्लीमेंट द रिजल्ट्स. तो यूज भी आ गया, आइटम टू बी फोरकास्टेड, टाइम हॉरिजन भी आ गया, फोरकास्टिंग मॉडल्स भी आ गया, डेटा भी आ गया एंड फोरकास्ट भी हो गया एंड इंप्लीमेंट द रिजल्ट्स. क्या चीज आ रही है हमारे पास अगली चीज इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स. किसकी बात हो रही है इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स. के रिजल्ट्स हमने कैसे और किन बेसिस पे इंप्लीमेंट करके आगे लेकर आने. दैट हाउ वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट द रिजल्ट्स.
द रियलिटीज फोरकास्ट आर सेल्डम पर, कई दफा अचानक फोरकास्ट परफेक्ट भी हो जाती हैं. मोस्ट टेक्निक्स एज्यूम्स एन अंडरलाइंग स्टेबिलिटी इन द सिस्टम, यानी कि मोर टेक्निक्स जो होंगी वो एज्यूम्स एन अंडरलाइंग स्टेबिलिटी इन द सिस्टम, कि हर टेक्निक ये एज्यूम करती है कि आपके पास सारी की चीजों में स्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, यानी कि सिस्टम इज स्टेबल, उसमें कोई फ्लक्चुएशंस एग्जिस्ट नहीं कर रही. क्या नहीं कर रही? फ्लक्चुएशंस एग्जिस्ट नहीं कर रही. प्रोडक्ट फैमिली एंड एग्रीगेटेड फोरकास्ट आर मोर एक्यूरेट देन इंडिविजुअल प्रोडक्ट फोरकास्ट, यानी प्रोडक्ट फैमिली एंड एग्रीगेटेड फोरकास्ट, यानी प्रोडक्ट की जो फैमिली है और एग्रीगेटेड फोरकास्ट आर मोर एक्यूरेट देन इंडिविजुअल प्रोडक्ट फोरकास्ट, यानी प्रोडक्ट की प्रोडक्ट फैमिली की यानी टोटल कंप्लीट एग्रीगेट फोरकास्ट जो होती है वो ज्यादा एक्यूरेट होती है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट फोरकास्ट, कि अगर एक एक करके प्रोडक्ट को फोरकास्ट करेंगे तो उसकी और तरह से है, और प्रोडक्ट फैमिली को देखेंगे तो उसकी और तरह से फोरकास्ट हमारे पास डेवलप होगी. सो दैट मींस कि हमारे पास नॉर्मली प्रोडक्ट फैमिली जितनी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको हमें फोरकास्ट करें एंड मोर एक्यूरेट देन इंडिविजुअल फोरकास्ट, कि और मोर एक्यूरेट करें देन इंडिविजुअल फोरकास्ट, यानी इंडिविजुअल फोरकास्ट को लेकर हम देख सकें और आइडेंटिफाई कर सकें कि दैट इज के मतलब इंडिविजुअल प्रोडक्ट फोरकास्ट हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही. फोरकास्टिंग अप्रोचेस, दो तरह की फोरकास्टिंग अप्रोचेस हैं. वन इज नोन टू बी एज अ क्वालिटेटिव मेथड एंड अदर वन इज नोन टू बी एज अ क्वांटिटेटिव मेथड्स, कि हमारे पास क्वालिटेटिव मेथड कौन से हैं और क्वांटिटेटिव मेथड्स कौन से हैं. क्वालिटेटिव used when situation is vague and little data exists. क्वालिटेटिव तब करें जब आपको पता है कि अनसर्टेन सिचुएशंस हैं और लिटिल डाटा एग्जिस्ट, बहुत कम डाटा एग्जिस्ट करता है. न्यू प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट हो रही हैं और न्यू टेक्नोलॉजी है. इन्वॉल्व्स इंट्यूशन एक्सपीरियंस फोरकास्टिंग सेल ऑन इंटरनेट, यानी इंट्यूशन और एक्सपीरियंस की बेस पे जब आपने फोरकास्टिंग करनी है तो दैट मींस फोरकास्टिंग सेल ऑन इंटरनेट, यानी फोरकास्टिंग कर रहे हैं हम सेल ऑन इंटरनेट की कितनी सेल इंटरनेट के थ्रू होनी है. तो दैट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन इंट्यूशन और एक्सपीरियंस की बेस पे. किसकी बेस पे? इंट्यूशन और एक्सपीरियंस की बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने इसको किस तरह से या किन बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है, हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई देम और हाउ वी आर गोइंग टू सी देम. उसके बाद आती है क्वांटिटेटिव मेथड, यूज्ड व्हेन सिचुएशन स्टेबल, बहुत स्टेबल सिचुएशन है एंड हिस्टोरिकल डाटा है, बल्क ऑफ हिस्टोरिकल डाटा जिसके लिए अवेलेबल हो, यानी स्टेबल हो और बल्क ऑफ हिस्टोरिकल डाटा एग्जिस्ट, कि जिसके लिए हमारे पास बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल डाटा एग्जिस्ट करता हो, यानी जिसमें हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा एग्जिस्टेंस में ज्यादा है. एज द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं उनके लिए अगर आपने फोरकास्टिंग करनी है सो दैट इज द केस कि वहां पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ले आए. करंट टेक्नोलॉजी को हमने आइडेंटिफाई करना है, देन अगेन फोरकास्ट हम कर सकते हैं इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड. किसके थ्रू? क्वांटिटेटिव मेथड के थ्रू हम इसको फोरकास्ट कर सकते हैं और फोरकास्टिंग उसी हिसाब से लेके आएंगे. इन्वॉल्व्स मैथमेटिकल टेक्निक्स, किसको इन्वॉल्व करता है? मैथमेटिकल टेक्निक्स. मैथमेटिकल टेक्निक्स को हमने इन्वॉल्व करना है. फॉर एग्जाम्पल फोरकास्टिंग सेल ऑफ कलर टेलीविजन, तो यानी इन्वॉल्व मैथमेटिकल टेक्निक्स कि हमारे पास फोरकास्ट करनी कलर टेलीविजन कितनी सेल होंगे नेक्स्ट टाइम बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा. किससे बेस करते हुए? हिस्टोरिकल डाटा को बेस करते हुए अगर मैं ये अज्यूम करूं कि हाँ जी कितने सेल होंगे, सो दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल थ्रू मैथमेटिकल टेक्निक, और इन्हीं के थ्रू यानी यही क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं. नॉर्मली जो देखा जाता है क्वालिटेटिव मेथड्स आर नॉट दैट मच एक्यूरेट एज कंपेयर टू क्वांटिटेटिव मेथड, बिकॉज क्वालिटेटिव मेथड के अंदर अ बिट बायसेस आ जाती हैं. क्या आ जाती है? उसमें बायसेस आती हैं, जबकि क्वांटिटेटिव मेथड जो है वो रियलिस्टिक डाटा पे बेस कर रहा होता है. किस पे बेस कर रहा होता है? रियलिस्टिक डाटा पे बेस कर रहा होता है. जब वो रियलिस्टिक डाटा पे बेस कर रहा होता है तो दैट मींस क्वालिटेटिव मेथड इज बीइंग डिफरेंट. क्या होता है? क्वालिटेटिव मेथड वेरी कर रहा होता है या डिफरेंट होता है. तो दैट मींस क्वांटिटेटिव मेथड्स आर बीइंग डिफरेंट और उसी के हिसाब से हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि हमारे पास कितनी एग्जिस्टेंस में आ रहा है. सो यूज्ड व्हेन सिचुएशन इज स्टेबल एंड हिस्टोरिकल डाटा एग्जिस्ट. यूज्ड व्हेन सिचुएशन इज स्टेबल एंड हिस्टोरिकल डाटा एग्जिस्ट कर रहा होता है, यानी हिस्टोरिकल डाटा हमारे पास एग्जिस्टेंस में आ रहा है. और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट करंट टेक्नोलॉजी, ये यानी कि इन दोनों के लिए हमारे पास क्वांटिटेटिव आता है और बाकियों के लिए सेल और कलर टेलीविजन. तो मैंने भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूं, क्वांटिटेटिव डाटा
is more reliable as compared to qualitative just because of biases, and quantitative data is based on realistic values. किस पे बेस कर होता है? रियलिस्टिक वैल्यू से बेस करता है और रियलिस्टिक लेवल पे ही वो लेकर उसे आगे चल रहा होता है, रियलिस्टिक लेवल पे ही लेके आगे चल रहा होता है और रियलिस्टिक डाटा के हिसाब से ही वो आगे चल रहा होता है कि हमने हाउ वी आर गोइंग टू सी दैट एंड हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट, कि हमने रियलिस्टिक डाटा के हिसाब से देखकर उसे आगे लेकर चलना है कि दैट हाउ वी आर गोइंग टू एस्टिमेट देम और हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट, कि हमने इसे किस तरह से एस्टिमेट करना और किस तरह से आइडेंटिफाई करना है. सो दैट मीन्स क्वांटिटेटिव मेथड्स आर मोर जनरलाइजेबल एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव मेथड, कि वो भी इतने ज्यादा जनरलाइजेबल नहीं होते, वो जरा अ बिट लोअर जनरलाइजेबिलिटी होती है. ओवरव्यू ऑफ क्वालिटेटिव, पहले स्टडी करेंगे क्वालिटेटिव मेथड्स को, फिर देखेंगे क्वांटिटेटिव को. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी क्वालिटेटिव मेथड. ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन, पता लगा जी बहुत बड़े जो कहते हैं ना एग्जेक्टिव जितने भी हैं वो सारे बैठ गए सर जोड़ के कोई डिसीजन करने तो या फोरकास्ट करने, तो उसे हम कहेंगे क्वालिटेटिव मेथड. क्या कहेंगे उसे हम? क्वालिटेटिव मेथड, कि क्वालिटेटिव मेथड एग्जिस्ट कर रहा है. तो जब हम कहेंगे कि हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है कि क्वालिटेटिव, तो उसमें एग्जेक्टिव बैठ जाएंगे सर जोड़ के और वो क्या कर रहे होंगे? अपनी फोरकास्टिंग कर रहे होंगे बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड अदर tools or intuitions. Pool opinion of high level experts. High level experts हैं sometimes augmented by statistical model, और कई दफा इसके अंदर भी statistical models involve होते हैं. क्या होते हैं हमारे पास? statistical models involve होते हैं जो इसमें इसे support कर रहे होते हैं, जिनमें एक और टेक्निक आती है that is known to be Delphi method. क्या कहते हैं उसे हम? Delphi method. Panel of expert queried इटरेटिवली, यानी डिफरेंट पैनल्स बैठा होगा एक्सपर्ट का, लेकिन उनको क्वेश्चन किया जाएगा इटरेटिवली, कि बार बार उन्हें क्वेश्चन किया जाएगा डिफरेंट ऑप्शंस को. उसे कहते हैं हम नॉर्मली दैट इज नोन टू बी एज अ डेल्फी मेथड. क्या कहते हैं उसे हम? डेल्फी मेथड. कि डेल्फी मेथड के थ्रू आप उसे क्यूरी कर रहे हैं और उनसे क्यूरी या क्वेश्चंस का आंसर लेने की कोशिश कर रहे हैं कि दैट हाउ दैट क्यूरी बीइंग सॉल्व्ड और हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दीज क्यूरीज, कि हमने उसको क्यूरीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है. देन हमारे पास सेल्स फोर्स कंपोजिट आती. क्या चीज आती है हमारे पास? सेल्स फोर्स कंपोजिट. एस्टिमेट फ्रॉम इंडिविजुअल सेल्स पर्सन आर रिव्यूड फॉर रीजनेबलनेस देन एग्रीगेटेड, यानी एस्टिमेट लिया जाता है सेल्स पर्सन से कि वो एक रीजनेबल एस्टिमेट दें एंड देन दे आर बीइंग एग्रीगेटेड, और उसके बाद उन्हें एग्रीगेट किया जाता है. क्या किया जाता है? उन्हें एग्रीगेट किया जाता है. एस्टिमेट फ्रॉम इंडिविजुअल सेल्स पर्सन आर रिव्यूड, यानी एस्टिमेट फ्रॉम इंडिविजुअल सेल्स पर्सन आर रिव्यूड फॉर रीजनेबलनेस एंड देन एग्रीगेटेड, यानी एस्टिमेट फ्रॉम इंडिविजुअल सेल्स पर्सन आर रिव्यूड, यानी एस्टिमेट जो है फ्रॉम इंडिविजुअल सेल्स पर्सन आर रिव्यूड, कि वो जो रिव्यू की जाते हैं फॉर रीजनेबलनेस एंड देन एग्रीगेटेड. कंज्यूमर मार्केट सर्वे, अगली चीज क्या आ रही है? दैट इज कंज्यूमर मार्केट सर्वे. कंज्यूमर की मार्केट सर्वे के थ्रू भी हम बताते हैं कि हमारे पास कितना है. तो नॉर्मली जितने भी कंज्यूमर मार्केट सर्वेज होते हैं दीज आर द पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ फोरकास्टिंग. किसके थ्रू होता है? क्वालिटेटिव मेथड ऑफ फोरकास्टिंग. तो एस्टिमेट फ्रॉम इंडिविजुअल सेल पर्सन लिए जाते हैं और फिर एग्रीगेट किए जाए, और या फिर कंज्यूमर मार्केट सर्वे कंडक्ट किया जाए. ये बोथ केसेस, बोथ मेथड आर नोन टू बी एज अ क्वालिटेटिव मेथड. क्या कहा जाता है इसे? ये हमारे पास क्या है? क्वालिटेटिव मेथड है. क्वालिटेटिव मेथड की तरह हमारे पास एक्सिस्टेंस में नजर आता है. तो सेल्स फोर कंपोजिट आ गया, कंज्यूमर मार्केट सर्वेज आ गया, कंज्यूमर मार्केट सर्वेज क्या है और कैसे वर्क करते हैं. तो दैट इज सेल्स और कंपोजिट्स, और कंज्यूमर मार्केट सर्वे बोथ आर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट. तो ओवरव्यू ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स आर बोथ थिंग. तो यानी पहले दो मेथड टेक्निक्स पढ़ी थी, अब ये दो और. तो दीज आर द क्वालिटेटिव मेथड टेक्निक्स. ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन, वन बाय वन देखते हैं कि ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन के अंदर क्या है, जो हमने पहले भी टेक्निक पढ़ी थी. इन्वॉल्व स्मॉल ग्रुप ऑफ हाई लेवल एक्सपर्ट्स एंड मैनेजर. स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स एंड मैनेजर्स, हाई लेवल एक्सपर्ट्स एंड मैनेजर्स कंबाइन बैठते हैं. ग्रुप एस्टिमेट्स डिमांड बाय वर्किंग टुगेदर, और कहा जाता है ग्रुप एस्टिमेट बनाएं बाय डिमांड बाय वर्किंग टुगेदर, कि वो किस तरह से वर्क किया जाए? बाय वर्किंग टुगेदर, कि टुगेदर वर्क किया जाए और उसी हिसाब से डेवलप किया जाए. combines managerial experience with statistical model. Combines managerial experience with statistical model, यानी statistical model भी यूज किया जाएगा और managerial experience को भी देखा जाएगा. इन दोनों चीजों को कंबाइन किया जाएगा ताकि हमारे पास एक ऑप्टिमम लेवल का डिसीजन आ सके. रिलेटिवली क्विक, ये बहुत तेज स्पीडी होता है यानी डिसीजन. और ग्रुप थिंक डिसएडवांटेज, और ग्रुप थिंक डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास जब ग्रुप थिंकिंग हो तो उसमें जारी बात है कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो उसमें ये एक डिसएडवांटेजेस होता है कि आपका एक अटेम्प्ट हो रही है और दूसरी चीज उसमें अटेम्प्ट में नहीं आ रही या आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही.
तो ग्रुप थिंक डिसएडवांटेज जो है वो नॉर्मली होता है कि जब कॉन्फ्लिक्ट्स इन ग्रुप्स आते हैं तो देन उसमें जो है डिसएडवांटेजेस एग्जिस्ट कर जाते हैं कि डिसएडवांटेजेस हमारे पास कितने हैं और कैसे एग्जिस्ट कर जाते हैं. सो दैट मीन्स दैट इज द ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियंस दैट एग्जिस्ट. सेल्सफोर्स कंपोजिट्स आते हैं. सेल्सफोर्स कंपोजिट्स में आते हैं ईच सेल्स पर्सन प्रोजेक्ट हिज और हर सेल. यानी सेल्सफोर्स कंपोजिट्स में हम कहते हैं कि हर बंदा अपनी सेल्स बताए कि हाँ जी कितने प्रोजेक्ट कर सकता है, कि क्या सेल्स उसकी होगी. कंबाइंड एट डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल लेवल के हर डिस्ट्रिक्ट और नेशनल लेवल में कंबाइन होती हैं. सेल्स रिप्स नोज कस्टमर वांट्स, यानी उन्हें पता भी लग जाता है कस्टमर क्या चाह रहा है. एंड टेंड्स टू ओवरली ऑप्टिमिस्टिक, और उसके लिए वो बहुत ज्यादा ओवरली ऑप्टिमिस्टिक होने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बायस्ड या इनएक्यूरेट एस्टिमेट बन रहे होते हैं. क्या बन रहे होते हैं? बायस्ड या इनएक्यूरेट एस्टिमेट्स बन रहे होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ओवरली ऑप्टिमिस्टिक. किसकी वजह से? ओवरली ऑप्टिमिस्टिक होने की वजह से बायस्ड एस्टिमेट्स हमारे पास नजर आना शुरू हो जाते हैं. नेक्स्ट इज द डेल्फी मेथड. क्या है वो? डेल्फी मेथड है. इटरेटिव ग्रुप कंटिन्यूज अंटिल कंसेंसस इज रीच्ड. यानी इटरेटिव ग्रुप है, उससे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस आंसर किए जाते हैं और तब तक किए जाते हैं जब तक कोई एक कंसेंसस अचीव ना हो जाए. 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेशन. डिसीजन मेकर्स होते हैं जो पहले से यानी टॉप मैनेजमेंट, स्टाफ के बंदे होते हैं और रिस्पोंडेंट्स होते हैं कि जिन्होंने इसमें यानी उनको एक्चुअली में जिनको हु आर सब्जेक्ट टू दैट प्रोडक्ट या दैट आइटम या दैट प्रोजेक्ट, तो वो सारे के सारे इसमें आते हैं. तो दैट मीन डिसीजन मेकर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं एंड रिस्पोंडेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. तो डिसीजन मेकर्स इवेल्युएट रिस्पॉन्सेज. अब क्या डिसीजन मेकर क्या करेगा? इवेल्युएट रिस्पॉन्सेज एंड मेक डिसीजन. स्टाफ एडमिनिस्टर सर्वे. अब स्टाफ का काम क्या है? एडमिनिस्टर सर्वे करे. और रिस्पोंडेंट्स पीपल हु कैन मेक वैल्यूएबल जजमेंट, कि जो वैल्यूएबल जजमेंट कर सकें. तो पहला क्या है कि वो रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड करते हैं डिसीजन मेकर्स एंड डिसीजन देते हैं. दूसरा एडमिनिस्टर सर्वे करता है और तीसरा जो है वो वैल्यूएबल जजमेंट लेता है फ्रॉम पीपल. किससे लेता है? वो वैल्यूएबल जजमेंट लेता है फ्रॉम द पीपल, के लोग क्या कह रहे हैं और उसके हिसाब से क्या वैल्यूएशंस हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं और किन बेसिस पे एग्जिस्ट कर रही हैं. कंज्यूमर मार्केट सर्वेज आते हैं. क्या चीज आ गई? कंज्यूमर मार्केट सर्वेज. आस्क कस्टमर अबाउट परचेजिंग प्लान्स. यानी आप कंज्यूमर मार्केट सर्विस में लोगों से पूछो क्या वो खरीदना चाहते हैं या नहीं चाहते. व्हाट कस्टमर से एंड व्हाट दे एक्चुअली डू आर ऑफन डिफरेंट. यानी जो कस्टमर कह रहा है और जो वो एक्चुअली में करता है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. तो अगेन इस टेक्निक में भी बायसनेस इन्वॉल्व होगी. समटाइम्स डिफिकल्ट टू आंसर. इसमें डिफिकल्टी ऑफ आंसर्स बहुत बढ़ जाती है. अब देखें, आप गौर से देखें, क्वालिटेटिव टेक्निक में हर एक में बायसनेस नजर आ रही. क्या आ रही है? इसमें बायसनेस नजर आ रही कि हमारे पास कितना रिजल्ट्स बायस्ड हैं और कितने रिजल्ट्स बायस्ड होकर हमारे पास आगे चल रहे हैं. तो आस्क कस्टमर्स अबाउट परचेजिंग प्लान. व्हाट कंज्यूमर सेज एंड व्हाट दे एक्चुअली डू आर ऑफन डिफरेंट. कि जो वो कह रहे हैं और जो वो एक्चुअल में कर रहे हैं दैट आर समथिंग डिफरेंट. समटाइम्स डिफिकल्ट टू आंसर. यानी कि वो कई दफा डिफिकल्ट भी होते हैं आंसर करना, कि दैट आर नॉट इजीली बी आंसर्ड, कि उन्हें इजीली आंसर नहीं किया जा रहा होता. तो दैट मीन्स कि कंज्यूमर मार्केट सर्वे में भी बायसेस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज इसमें हम बायसेस को एग्जिस्ट करके आगे ले जा रहे होते हैं. ओवरव्यू ऑफ क्वांटिटेटिव अप्रोच. की क्वांटिटेटिव अप्रोच की क्या ओवरव्यूज है? पहला जो अप्रोच जो यूज करती है वो कहते हैं नेव अप्रोच. फिर अगली आती है, अब ये क्वांटिटेटिव, वो क्वालिटेटिव थे, खत्म हो गए. अब यहां नेव अप्रोच आ रही है, मूविंग एवरेज आ रही है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग आ रही है, ट्रेंड प्रोजेक्शन आ रही है. दीज ऑल आर नोन टू बी एज अ टाइम सीरीज मॉडल. क्या कहलाते हैं ये? टाइम सीरीज मॉडल. एंड लीनियर रिग्रेशन दैट इज ऑल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ फोरकास्टिंग इज नोन टू बी एज अ एसोसिएटिव मॉडल. क्या कहते हैं उसे हम? Associative models. So there are 2 types of models for quantitative management or quantitative forecasting. These are time series models. क्या हैं? टाइम सीरीज मॉडल्स हैं. और जो नेक्स्ट चीज है वो हमारे पास क्या है? एसोसिएटेड मॉडल्स हैं. क्या है हमारे पास? एसोसिएटेड मॉडल्स हैं. कि एसोसिएटिव मॉडल्स कौन कौन से? तो वन बाय वन देखेंगे. पहली जाते हैं टाइम सीरीज फोरकास्टिंग की तरफ. सेट ऑफ इवनली स्पेस्ड न्यूमेरिकल डाटा. इवनली स्पेस्ड मींस डेली, वीकली, यानी उनके बीच में जो टाइम हॉरिजन्स हैं वो स्टेडी है. क्या है वो टाइम हॉरिजन? स्टेडी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे. ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्विंग रिस्पॉन्स वेरिएबल एट रेगुलर टाइम पीरियड. ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्विंग रिस्पॉन्स वेरिएबल एट रेगुलर टाइम पीरियड. यानी ये तब ऑब्टेन होता है, दैट मींस आप ऑब्जर्विंग रिस्पॉन्स वेरिएबल एट रेगुलर टाइम. फोरकास्ट बेस्ड ओनली ऑन पास्ट वैल्यू. ये नॉर्मली जो फोरकास्ट है वो किस पे बेस कर होता है? पास्ट वैल्यू से बेस कर होता है. नो अदर वेरिएबल इज इंपॉर्टेंट. यानी कि कोई और वेरिएबल नहीं, सिर्फ अपने ही आपको पास्ट वैल्यूज में देख रहा होता है. अज्यूम दैट द
factors influencing past and present will continue influence in future. Assume that factors influencing past, जो factors जो है वो influence कर रहे हैं past and present will continue influencing in the future. Assume that factors affecting past and present will assume to be affecting future also. यानी future को भी वो affect कर रहे हैं या future में भी वो अपनी कहने influence को बरकरार रख पा रहे हैं. टाइम सीरीज कंपोनेंट्स कौन कौन से थे? ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल और रैंडम. यानी ये 4 टाइम सीरीज कंपोनेंट्स होते हैं. एक तो ये कि ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, एक हो के सिग्नल हो यानी कि मतलब लहरें, और एक है साइक्लिकल, वो अगेन दैट इज द केस. और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे रैंडम. तो रैंडम के अंदर भी ये कहेंगे कि रैंडम वॉक होती है, कि मतलब ये कि जो कि कोई भी गाइडेड ना हो, अनगाइडेड हो. तो ट्रेंड होता है सीजनल, साइक्लिकल एंड रैंडम. दीज आर द टाइम सीरीज कंपोनेंट्स. और टाइम सीरीज ट्रेंड यू कैन इजीली से कि ये हमारे पास टाइम सीरीज ट्रेंड है, टाइम सीरीज कंपोनेंट नहीं है. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ टाइम सीरीज ट्रेंड, कि ये टाइम सीरीज ट्रेंड्स की बात कर रहा है और टाइम सीरीज की ट्रेंड्स को ही आगे लेकर देख रहा है. तो ट्रेंड, साइक्लिकल, सीजनल एंड रैंडम. ये ट्रेंड है, साइक्लिकल है, सीजनल है एंड रैंडम एग्जिस्टेंस है. कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड. अब कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है गौर से देखें तो यहां पे क्या आ रहा है हमारे पास, देखें 1 2 3 ये ईयर्स है हमारे पास. क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 ईयर्स है. पहले देखें तो हमारे पास ये डिमांड की सिचुएशन चल रही है. कहां चल रही है हमारे पास? ये डिमांड की सिचुएशन चल रही है. ये हमारे पास सिचुएशन. अब गौर से देखें तो एक साइक्लिकल सा ट्रेंड आ रहा है, लेकिन ये जो है हमारे पास दीज आर नोन टू बी एज अ सीजनल पीक. क्या कहते हैं हमारे पास? सीजनल पीक है. और ट्रेंड क्या है? हमने इनके बीच में से एक सेंटर लाइन ड्रॉ की, उसे हमने कहा दैट इज नोन टू बी एज अ ट्रेंड कंपोनेंट. क्या है ये हमारे पास? एक तरह से ट्रेंड कंपोनेंट है, यानी ये एक तरह से ट्रेंड बता रहा है. ठीक है ना. और एक्चुअल डिमांड हमारे पास ये चल रही है. ये सारी की सारी क्या है? एक्चुअल डिमांड है. और एवरेज डिमांड फॉर 4 ईयर्स को हमने स्ट्रेट लाइन से बता दिया कि ये हमारे पास एवरेज डिमांड है. सो दैट मींस दैट इज नोन टू बी अ कंपोनेंट ऑफ डिमांड. कि सीजनल पीक्स को देखना है, एक्चुअल डिमांड कितनी है, एवरेज डिमांड कितनी है और ट्रेंड कंपोनेंट कितना है. सो दीज आर द पार्ट कि हमने यहाँ पे देखना है. तो कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड में ये चीजों को हमने सामने रखते हुए ही आगे लेकर जाना है. अब है ये ट्रेंड कंपोनेंट, परसिस्टेंट, ओवरऑल अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड. अब परसिस्टेंस भी आती है कई दफा पूरा का पूरा या तो टॉप का पीरियड चल रहा होगा या बिल्कुल ही डाउन का चल रहा होगा. सो दैट मींस देयर एग्जिस्ट अ परसिस्टेंस, कि परसिस्टेंस भी एग्जिस्ट कर रही होती है. चेंजेस ड्यू टू पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, एज एंड कल्चर. यानी चेंजेस भी आ रही होती है ट्रेंड के अंदर ड्यू टू पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, एज एंड कल्चर. यानी चेंजेस ड्यू टू पॉपुलेशन अगर ज्यादा होगी, टेक्नोलॉजी चेंजेस आएंगे, एज एंड कल्चर, तो जारी बात है ट्रेंड्स उसी हिसाब से वेरी कर जाएंगे. क्या कर जाएंगे? ट्रेंड उसी हिसाब से वेरी कर जाएंगे. दैट आर चेंजेस ड्यू टू पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, एज एंड कल्चर. यानी चेंज आएगा पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, एज एंड कल्चर में. टिपिकली सेवरल ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन. यानी ये जो चेंजेस हैं ये कब होते हैं? सेवरल ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन तक चलते रहते हैं, कि जितने ईयर्स तक आपके पास चेंजेस आ रहे हैं उसी हिसाब से ये वेरिएशंस भी आगे चलती जाएंगी. और ये नॉर्मली क्या है? ट्रेंड कंपोनेंट. यानी स्ट्रेट लाइन आ रही है, दैट मींस वी आर शोइंग अ ट्रेंड. स्ट्रेट लाइन ऑलवेज शोज द ट्रेंड, कि ये ट्रेंड इसका क्या चल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है या किस तरफ जा रहा है. द वन दैट इज गोइंग इन दैट वे, तो उसी प्रोसेस के थ्रू वो आगे लेकर चल पड़ता है कि यानी हमारे पास कितनी वेरिएशंस आ रही हैं और कितनी वेरिएशंस एग्जिस्टेंस में हैं. सीजनल कंपोनेंट, रेगुलर पैटर्न ऑफ अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन. यानी एक रेगुलरिटी नजर आए पैटर्न में जिसमें अप एंड डाउन फ्लक्चुएशंस नजर आ रही हो ड्यू टू वेदर, कस्टम एंड एक्सेट्रा. यानी किसी वजह से ड्यू टू वेदर, कस्टम्स एंड एक्सेट्रा. अकर्स विद इन अ सिंगल ईयर. यानी एक साल के अंदर ही अंदर हो जाता है. पीरियड क्या है? वीक. लेंथ क्या है? डे. एंड नंबर ऑफ सीजन 7. मंथ, वीक कितना है हमारे पास? 4 to 4.5. मंथ, डे 28 to 31. ईयर क्या है? क्वार्टर 4, मंथ 12 एंड वीक जो है दैट इज ऑफ 52. यानी इसी तरह से हम चल रहे होते हैं इसी की बेस पे. अब यहाँ क्या है? रेगुलर पैटर्न ऑफ अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन सीजनल अगर ड्यू टू वेदर एंड कस्टमर. यानी कि वेदर एंड कस्टम्स की वजह से भी हो सकता है. कस्टम्स कभी चाहिए और कभी नहीं है, तो वेदर की वजह से भी आपके पास सीजनल कंपोनेंट आ सकता है और कस्टम्स की वजह से भी सीजनल कंपोनेंट आ सकता है. और अकर्स विद इन अ सिंगल ईयर. और एक ही साल के दौरान ये अकर हो रहे हो. क्या हो रहे हो? एक ही साल के दौरान ही ये अकर हो रहे हो कि हमारे पास कितने होने और कैसे होने हैं, यानी हाउ दे आर गोइंग टू बी आइडेंटिफाइड.
साइक्लिकली रिपीटिंग अप एंड डाउन मूवमेंट, क्या हो गया यहाँ पे, रिपीटिंग अप एंड डाउन मूवमेंट, अफेक्टेड बाय बिजनेस साइकिल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, अफेक्टेड बाय बिजनेस साइकिल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, यानी बिजनेस साइकिल की वजह से अफेक्ट हो, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से भी अफेक्ट हो। मल्टीपल ईयर्स ड्यूरेशन, यानी काफी ईयर्स का ड्यूरेशन हो, क्या हो, मल्टीपल ईयर्स ड्यूरेशन। ऑफन कैजुअल और एसोसिएटिव रिलेशनशिप, ऑफन क्या है, कैजुअल और एसोसिएटिव रिलेशनशिप, कि हमारे पास क्या है, ऑफन कैजुअल और एसोसिएटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन देम, यानी इनके बीच में एक कॉजुअल और एसोसिएटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। एरेटिक अनसिस्टमेटिक रेसिडुअल, अब यहां पे क्या आ गया, एरेटिक अनसिस्टमेटिक रेसिडुअल, के अजीब कहते हैं ना अनसिस्टमेटिक रेसिडुअल फ्लक्चुएशन, यानी जिसमें आपको नहीं पता कि अगला रैंडमनेस अगली कहां पे आएगी, क्या डिक्रीज आ रही है, इंक्रीज आ रही है, तो उसे हम कहते हैं अनसिस्टमेटिक रेसिडुअल फ्लक्चुएशन ड्यू टू रैंडम वेरिएशन और अनफोर्सीन इवेंट्स, यानी ड्यू टू किस वजह से, ड्यू टू रैंडम वेरिएशंस और अनफोर्सीन इवेंट्स, यानी ड्यू टू रैंडम वेरिएशंस और अनफोर्सीन इवेंट्स, ये ड्यू टू जिसकी किस वजह से है, ड्यू टू रैंडम वेरिएशंस, के वेरिएशंस रैंडम है और कुछ ऐसे अनफोर्सीन इवेंट्स की वजह से आ जाए, किसकी वजह से आ जाए, अनफोर्सीन इवेंट्स की वजह से आ जाए। शॉर्ट ड्यूरेशन एंड नॉन रिपीटिंग, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन हो और रिपीटिंग नहीं हो, तो नॉर्मली उसके लिए क्या कहते हैं, दैट इज रैंडम कंपोनेंट। नेव अप्रोच, जब हम बात करते हैं नेव अप्रोच की, तो याद रखिएगा, अज्यूम डिमांड इज इन द नेक्स्ट पीरियड इज द सेम एज द डिमांड इन द मोस्ट रिसेंट पीरियड। नेव अप्रोच क्या करती है, वो अज्यूम करती है जो डिमांड फॉर द नेक्स्ट पीरियड होगी वो वही डिमांड होगी जो डिमांड फॉर मोस्ट रिसेंट पीरियड थी। क्या थी वो, डिमांड फॉर मोस्ट रिसेंट पीरियड, कि वो अपने रिसेंट पीरियड के हिसाब से आगे लेकर चल रही हैं। इफ जनवरी सेल्स वर 68 देन फरवरी सेल विल बी 68, यानी कि आप उसे क्या कर रहे हैं, दैट इज द केस, कि यहां पे हम कहेंगे दैट इज ऑन द सेम नोड। समटाइम्स कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉस्ट एफिशिएंट, क्या होता है यहाँ पे, समटाइम्स कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉस्ट एफिशिएंट, कि कभी कभी वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं, क्या होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं एंड एफिशिएंट भी होते हैं, दैट इज नेव अप्रोच। कैन बी गुड स्टार्टिंग पॉइंट एंड दैट कैन ऑल्सो बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, के एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उस स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब में दे आर ऑन देयर वे, यानी कि ये एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे हमने कैसे और किन बेसिस पे से आइडेंटिफाई करना है या आइडेंटिफाई करके आगे लेकर चलना है। सो दैट इज नेव अप्रोच, यानी डिमांड इन नेक्स्ट पीरियड इज द सेम एज डिमांड फॉर मोस्ट रिसेंट पीरियड, यानी जो नेक्स्ट पीरियड डिमांड है वही डिमांड फॉर मोस्ट रिसेंट पीरियड है, क्या है, वही डिमांड क्या है, मोस्ट रिसेंट पीरियड। फॉर एग्जांपल, इफ जनवरी सेल्स वर 68 देन फरवरी सेल्स मस्ट बी 68, समटाइम्स कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, कई दफा क्या होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं और एफिशिएंट भी होते हैं। कैन बी गुड स्टार्टिंग पॉइंट, क्या है हमारे पास, कैन बी, दैट कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, के स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास बेहतर है। मूविंग एवरेज मेथड, एमए मेथड इज अ सीरीज ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, किसकी सीरीज है, अर्थमेटिक मीन्स, यूज्ड इफ लिटिल और नो ट्रेंड, यानी ये तब यूज किया जाता है जब बहुत थोड़ा ट्रेंड हो या ट्रेंड हो ही ना। यूज्ड ऑफन फॉर स्मूथिंग, और ये किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर स्मूथिंग। प्रोवाइड्स ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ डेटा ओवर टाइम, प्रोवाइड्स ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ डेटा ओवर टाइम, के ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ डेटा कितना है, ओवर टाइम, के ओवर टाइम कितना डेटा हमारे पास लग रहा है। मूविंग एवरेज, सम ऑफ डिमांड इन प्रीवियस पीरियड, यानी सम ऑफ डिमांड ऑफ प्रीवियस पीरियड divided by n, that is a number of periods, क्या कहलाएगा, that is number of periods, कि ये हमारे पास इतने number of periods हैं और वो हमारे पास जो number of periods हैं they are like that, कि यानी वो इस तरह से वर्क कर रहे हैं और इस तरह से आइडेंटिफाई हो रहे हैं। हमारे पास जो आ रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ मूविंग एवरेज, क्या आ रहे हैं हमारे पास, एडवांटेजेस ऑफ मूविंग एवरेज। तो पहला क्या है, इजी टू कैलकुलेट, इसकी कैलकुलेशंस काफी इजी हैं जब हम बात करते हैं मूविंग एवरेज की। इंट्यूटिवली अपीलिंग, यानी इंट्यूटिवली अपीलिंग, यानी कि इसमें इंट्यूशन का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा जब बात करते हैं मूविंग एवरेज की, तो उसमें इंट्यूटिव का पोर्शन भी आ जाता है। और थर्ड थिंग जो है, मे बी मॉडिफाइड टू एम्फसाइज मोर रिसेंट डेटा, यानी इसलिए भी इसे एम्फसाइज किया जा सकता है टू इवैल्यूएट मोस्ट रीसेंट डाटा। क्या चीज इवैल्यूएट करें, मोस्ट रीसेंट डाटा, के मोस्ट रीसेंट डाटा आपके पास कौन कौन सा है और उसके हिसाब से ये इवैल्यूएशंस लेकर आगे चलेंगे हमने कैसे इवैल्यूएट करना है। ड्रॉबैक्स ऑफ मूविंग एवरेज भी एग्जिस्ट करते हैं, और ड्रॉबैक्स क्या है हमारे पास, दैट इज ऑफ इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एन स्मूथ
आउट फ्लक्चुएशन, यानी इंक्रीजिंग द सॉफ्ट साइज ऑफ एन स्मूथ आउट फ्लक्चुएशंस, कि जो इंक्रीज करते हैं जब साइज तो उससे क्या होता है स्मूथ आउट फ्लक्चुएशन, बट मेक्स एमए लेस सेंसिटिव टू रियल चेंजेस। लेकिन उससे क्या होता है कि आपके जो एमएस है वो लेस सेंसिटिव हो जाते हैं टू रियल चेंजेस, के रियल चेंजेस से वो सेंसिटिव हो जाते हैं, दे आर बिकम लेस सेंसिटिव। एमए डू नॉट पिक अप ट्रेंड वेल, यानी एमए जो है वो हमारे मूविंग एवरेज डू नॉट पिक द ट्रेंड्स वेल, यानी कि वो अच्छे ट्रेंड्स को नहीं स्टडी कर पाते, यानी दैट इज द मेथोडोलॉजी दैट कांट एड्रेस द डिफिकल्ट यू कैन से ट्रेंड वेल, रिक्वायर्स लॉस ऑफ पास्ट डाटा। अब यहां रखना, मूविंग एवरेज के लिए बहुत ज्यादा पास्ट डाटा चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है हमें? पास्ट डाटा चाहिए होता है, जिसमें वो गाइड करता है हमें कि हमने कितनी चाहिए, और अगर हमारे पास पास्ट डाटा नहीं है तो मूविंग एवरेज इज नॉट दैट मच एक्यूरेट, या मूविंग एवरेज उतनी एक्यूरेसी की तरफ नहीं जा रही होती, या मूविंग एवरेज उस हिसाब से एक्यूरेट नहीं हो रही होती। तो दैट इज नोन टू बी एज अ रिकॉर्ड रिक्वायर्स लॉस ऑफ पास्ट डाटा, यानी कि लॉट्स ऑफ पास्ट डाटा के जितना भी हमारे पास है उससे ज्यादा ही हमें चाहिए होगा पास्ट डाटा, जिसमें हम ये रन कर सकें मूविंग एवरेज और एमएस को। तो एमएस को भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द वेटेड मूविंग एवरेज, किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? दैट इज टुवर्ड्स द वेटेड मूविंग एवरेज। के वेटेड मूविंग एवरेज कैसे निकलनी है? मे बी नोट मॉडिफाइड modified to emphasize more recent data, यानी कि ये क्या है? मे बी modified to emphasize on more recent data, इसे मॉडिफाई किया जाता है टू एम्फोसाइज, क्या एम्फोसाइज कर सकें ऑन मोर रिसेंट डाटा। तो वेटेड एम क्या है जी? समेशन ऑफ वेट इनटू डिमांड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट, यानी समेशन ऑफ वेट इनटू डिमांड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट। तो कैसे आएगा यहाँ पे? दैट इज मूविंग एवरेज। एग्जांपल देखिएगा, अब यहाँ क्या एक्चुअल शेड सेल्स, यानी कि जनवरी टू दिसंबर है, 3 मंथ्स मूविंग एवरेज क्या निकाली हमने? 3 मंथ्स मूविंग एवरेज। तो कैसे निकल रही है वो देखिएगा। पहली चीज 10 प्लस 12 13 डिवाइड बाय 3 11.3, तो 11.3 उठ के फरवरी के सामने आ जाए क्या? दैट इज द केस, यानी 11.3 जो है .3 जो है वो आपके पास फरवरी का केस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो आपका एक तरह से फरवरी का केस बन जाएगा। फरवरी में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। अब देखें यहाँ पे अगर 12 13 16 आ गया, 13 16 यानी ऊपर से एक एक ड्रॉप करते जा रहे हैं। पहले ये ड्रॉप हुआ तो यहाँ पे आया हमारे पास 11 2/3, उसके बाद हमारे पास आ रहा है दैट इज 19 1/3 एंड दैट इज 16 एंड देन 19, यानी हर एक लेवल पे हमने क्या किया? मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करने की कोशिश की है, दैट हाउ मूविंग एवरेज बीइंग कैलकुलेटेड, और किस लेवल पे वो कैलकुलेशंस को आगे लेकर चलेंगे। ग्राफ ऑफ मूविंग एवरेज, की मूविंग एवरेज का ग्राफ कैसा होता है? तो याद रखिए, ग्राफ ऑफ मूविंग एवरेज इज लाइक दैट वन, क्या आपके पास स्मूथिंग लेके आता है इन टर्म्स ऑफ ग्राफ। अब देखें स्ट्रेट लाइन है ऑलमोस्ट हर जगह पे, कोई वहां पे कहते हैं ना कि फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा नहीं नजर आ रही, तो मूविंग एवरेज जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है? स्मूथिंग लेके आता है इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, के ग्राफ के थ्रू वो उस स्मूथिंग को सामने रख रहा होता है, उसी स्मूथिंग को वो सामने लेकर यूज कर रहा होता है। वेटेड मूविंग एवरेज यूज्ड व्हेन ट्रेंड इज प्रेजेंट, ये तब यूज करनी पड़ती है जब आपके पास ट्रेंड अवेलेबल होता है। क्या होता है हमारे पास? दैट इज हमारे पास ट्रेंड अवेलेबल होता है। ओल्डर डाटा यूजुअली लेस इंपॉर्टेंट, यानी जो ओल्डर पुराना डाटा होता है, यानी ओल्डर डाटा यूजुअली लेस इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट वेटेड मूविंग एवरेज, कि उसमें ओल्डर डाटा किसी काम का नहीं होता। वेट्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड इंट्यूशंस, यानी जो वेट्स दिए जाते हैं दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड इंट्यूशन। किसे बेस कर रहे होते हैं? एक्सपीरियंस एंड इंट्यूशंस पे बेस कर रहे होते हैं कि हमारे पास इंट्यूशन इतनी है या इसी की बेस पे हमारे पास वैल्यूएशंस हैं। तो वेटेड मूविंग एवरेज क्या हुआ जी? समेशन ऑफ वेट ऑफ पीरियड एंड डिमांड ऑफ पीरियड एंड डिवाइड बाय वेट्स, सो दैट इज नोन टू बी एज अ वेटेड मूविंग एवरेज। क्या कहलाता है हमारे पास? वेटेड मूविंग एवरेज, वेट इंटू डिमांड डिवाइड बाय वेट, यानी वेट इंटू डिमांड डिवाइडेड बाय वेट, के जितना हमारे पास वेट है। नेक्स्ट चीज जो हम देख रहे हैं दैट इज वेटेड मूविंग एवरेज को देख रहे हैं। अब वेटेड मूविंग एवरेज हमने पहले यहाँ पे देखनी थी। वेटेड मूविंग एवरेज में हम जब सबसे पहले आए हैं, सो दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे देखा है कि दैट इज द वेटेड अप्लाइड, वेट्स अप्लाइड, के वेट्स क्या क्या अप्लाई किए गए। तो लास्ट मंथ को कितना वेट अप्लाई किया गया? दैट इज 3। 1 मंथ अगो को ये अप्लाई किया गया, 3 मंथ्स अगो को ये अप्लाई किया गया, एंड दैट इज सम ऑफ वेट्स। क्या आ रहा है हमारे पास? वेट्स आ रहा है, ये सम ऑफ वेट्स हमारे पास इतने एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब वेट्स हमारे पास इसी हिसाब से लेकर आगे चल रहे हैं। अब क्या हुआ? 10 12 13, 10 डिवाइड बाय 1.3 एंड 10 अगेन यहाँ पे आगे और क्या चीज आ रही है जी? 3 इंटू 1/13 प्लस 2 इंटू 12 प्लस 10 डिवाइड बाय 6 एंड
12 इंटू 1/6 ये हमारे पास आ रही है वैल्यूज व्हेन वी टॉक अबाउट 3 मंथ्स वेटेड मूविंग एवरेज। कितनी है? 3 मंथ्स वेटेड मूविंग एवरेज के वेटेड मूविंग एवरेज आपकी इतनी आनी चाहिए। उसके बाद अब देखें यहां पे 1 बाय 1 कैलकुलेट कर देगा तो ये सारी वेटेड मूविंग एवरेज आ रही। क्या आ रही है हमारे पास? वेटेड मूविंग एवरेज है 12 1/6 14 1/3 17 एंड 20 1/2। दीज आर द वेटेड मूविंग एवरेज। क्या है हमारे पास? वेटेड मूविंग एवरेजेस। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स विद मूविंग एवरेज के कुछ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करते हैं विद मूविंग एवरेज। इंक्रीजिंग एंड स्मूथ फॉर द फोरकास्ट बट मेक्स इट लेस सेंसिटिव टू मेक इट लेस सेंसिटिव टू चेंजेस, यानी लेस सेंसिटिव टू चेंजेस को वो नहीं मन पसंद करता। डू नॉट फोरकास्ट ट्रेंड्स एज वेल, डू नॉट फोरकास्ट ट्रेंड्स एज वेल कि हमें नहीं पता कि क्या है तो डू नॉट फोरकास्ट ट्रेंड्स वेल, यानी पोटेंशियल क्या है कि आपको एग्जैक्ट में नहीं बताएगा कि क्या फोरकास्ट आ रही है, ट्रेंड्स को सही तरह फोरकास्ट नहीं कर पाएगा। रिक्वायर्स एक्सटेंसिव हिस्टोरिकल डाटा, क्या एक्सटेंसिव हिस्टोरिकल डाटा इज रिक्वायर्ड। क्या चीज रिक्वायर्ड है हमें? रिक्वायर्ड एक्सटेंसिव हिस्टोरिकल डाटा के एक्सटेंसिव हिस्टोरिकल डाटा हमारे पास कैसा है। अब वेटेड मूविंग एवरेज को देखें तो एक्चुअल सेल्स यहां पे आ रही है, मूविंग एवरेज सेम आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है क्या है कि दैट इज ऑन द पॉइंट्स, दोनों सेम ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं। यानी अगर मैं कहूँ ना कि ट्रैक डिफरेंट है, एक का ऐसे है दूसरे का ऐसे, नहीं, दोनों सेम तरीके से फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करते हुए ही आगे जा रहे हैं कि हाउ दे आर बीइंग ट्रैक्ड एंड हाउ दे आर बीइंग इवैल्यूएटेड, कि हमने किस तरह से कैसे और किन बेसिस पे इन्हें इवैल्यूएट करना है, हाउ वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट इट। इन्वॉल्व लिटिल रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ पास्ट डाटा, यानी कि लिटिल रिकॉर्ड्स एंड कीपिंग ऑफ पास्ट डाटा के पास्ट डाटा को हमने कीप करना है और उसी के हिसाब से हमने इसकी वैल्यूएशंस करनी है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। लास्ट पीरियड फोरकास्ट क्या है? लास्ट पीरियड फोरकास्ट प्लस अल्फा लास्ट पीरियड ऑफ एक्चुअल डिमांड्स माइनस लास्ट पीरियड ऑफ फोरकास्ट, यानी कि लास्ट पीरियड्स एक्चुअल डिमांड एंड लास्ट पीरियड्स फोरकास्ट। तो एफ न्यू फोरकास्ट, एफ टी माइनस न्यू ओल्ड फोरकास्ट एंड स्मूथिंग जो है वो अल्फा से शुरू हो रही है। दैट मीन्स न्यू फोरकास्ट प्रीवियस फोरकास्ट और अल्फा स्मूथिंग है ए आई टी आई माइनस ए अल्फा इज इक्वल टू ए टी माइनस 1 माइनस एफ टी माइनस 1। तो ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। क्या चीज है ये? एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग एग्जिस्ट कर रही है। Exponential smoothing average the current smooth estimate with the most recent data point, यानी कि averages the current smooth estimate with the most recent data point, thus giving least weight to the oldest data। कि oldest data को हम least weight देते हैं और choosing a good value for alpha is critical, कि critical होता है कि alpha की कौन सी value पे की जाए। net forecast क्या है जी? alpha plus alpha into latest demand plus 1 minus alpha into previous demand, so that is known to be as a new forecast। क्या कहलाएंगे हम इसे? new forecast कहलाएंगे। exponential smoothing एग्जांपल है, predicted demand कितनी है? 142 for dead, actual demand 153 है। smoothing constant जो है वो हमारे पास क्या है? 0.20। अब क्या है? न्यू फोरकास्ट कैसे निकली है? 142 एज इट इज आ गया प्लस 0.20 153 यहाँ आ गया 142 एक्चुअल डिमांड कितने आ रही है? दैट इज ऑफ अगेन वी आर गोइंग टू सी कि 153 और 142 आ गया यहाँ पे, एंड देन 142 और स्मूथिंग कांस्टेंट जो है दैट इज ऑफ 0.20, यानी 0.20 पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो यानी क्या हो? 142 प्लस 0.2 153 माइनस 142 142 2.2 और 144 आ जाए तो उसमें हमारे पास अगर दैट इज द इशू ऑफ द न्यू फोरकास्ट, यानी न्यू फोरकास्ट हमारे पास इसी तरह आनी है, दैट इज एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। इफेक्ट ऑफ स्मूथिंग कांस्टेंट्स, स्मूथिंग कांस्टेंट्स का क्या इंपैक्ट आता है, किस तरह से स्मूथिंग कांस्टेंट हमारे सामने आते हैं? वेट्स स्मूथिंग कांस्टेंट मोस्ट रिसेंट पीरियड 0.1, सेकेंड पीरियड 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा क्यूब 1 माइनस अल्फा 4, एंड नेक्स्ट इज द अल्फा 0.5 है। 0.5 अगेन मोस्ट रिसेंट पीरियड आ गया, सेकंड मोस्ट रिसेंट पीरियड आ रहा है अल्फा का वो 0.25 है, थर्ड के लिए 1.25 0.125 एंड नेक्स्ट 0.63 एंड 0.031। तो दैट इज अ वेटेड अजाइन, कि ये हमारे पास वेट्स इस तरह से अजाइन होते हैं। इंपैक्ट ऑफ डिफरेंस अल्फा, अल्फा की डिफरेंशिएशन देखनी, डिमांड यहाँ पे है, क्वार्टर यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखें तो एक्चुअल डिमांड ये आ रही है
लेकिन द अल्फा डिमांड इज दिस मच, यानी अल्फा डिमांड जो थोड़ी सी जो है डिफरेंट आ रही है। क्या आ रही है हमारे पास? अल्फा डिमांड थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है, और इसी को कहते हैं इम्पैक्ट डिफरेंस ऑफ अल्फा। किसका डिफरेंस है ये? इम्पैक्ट डिफरेंस ऑफ अल्फा के। अल्फा का इम्पैक्ट डिफरेंसेस कितने हैं और कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, यानी अल्फा के डिफरेंसेस कितने हैं और कैसे वर्कआउट कर रहे हैं। चूज हाई वैल्यू ऑफ अल्फा व्हेन अंडरलाइंग एवरेज इज लाइकली टू चेंज, यानी हाई वैल्यू ऑफ अल्फा यूज करें व्हेन underlying average is likely to change, और choose low value of alpha when underlying average is stable, यानी low value of alpha लेना है जब average underlying average is stable, कि जो underlying average है वो आपका क्या है? stable है। Choosing alpha, alpha को कैसे चूज करना? The objective is to obtain most recent accurate forecast no matter the technique. We generally do this by selecting the model that gives us the lower cost forecasting error. क्या करता है? That gives us the low forecasting errors. और फोरकास्टिंग एरर्स कैसे निकालते हैं? एक्चुअल डिमांड माइनस फोरकास्टेड वैल्यू, तो वो हमारे पास कहलाता है दैट इज नोन टू बी एज अ फोरकास्टिंग एरर्स, कि वो हमारे पास एक तरह से फोरकास्टिंग एरर है। तो चूजिंग ऑफ अल्फा को आपने देखना है कि देयर इज टू ऑब्टेन मोस्ट एक्यूरेट नो मैटर व्हाट द टेक्निक। द ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मोस्ट एक्यूरेट फोरकास्ट है, और उस फोरकास्ट के लिए जो भी हमारे पास अल्फा ठीक होगा हम उसको अडॉप्ट करेंगे। नो मैटर दैट व्हाट द टेक्निक, इसके नो मैटर हमने कोई टेक्निक नहीं देखनी क्या हमारे पास टेक्निक इन्वॉल्व है। We generally do this by selecting the model that gives us lowest forecasting error. क्या देता है हमें? That gives us lowest forecasting error, कि lowest forecasting error कितना है, और वो उसी के हिसाब से हमें वेरीड करा रहा होता है। So that means forecasting error equals to the actual demands divided by forecasted value. क्या है हमारे पास? Actual demand divided by forecasted value, कि हमारे पास forecasted value के हिसाब से हमारे पास इतना actual demand आ रही है। We generally do this by selecting the model that gives us the lowest फोरकास्ट एरर। क्या देता है? लोएस्ट फोरकास्ट एरर। तो फोरकास्टिंग एरर इक्वल्स टू एक्चुअल डिमांड माइनस फोरकास्टेड, जो भी फोरकास्ट की हुई है दैट इज द पार्ट ऑफ दिस आइटम, यानी कि इससे हम लोग उसी हिसाब से देखेंगे कि हमारे पास क्या चीजें इन्वॉल्व है। तो दैट मींस चूजिंग अल्फा इज आल्सो बीइंग अ टेक्निक, कि आपने उनमें से कैसे और किन बेसिस पे अल्फा को चूज करना है और अल्फा को चूज करके आगे लेकर आना है। तो चूजिंग ऑफ अल्फा इज अ टेक्निक जिसमें हम लोग फोरकास्ट एरर को देखेंगे और उस हिसाब से हम अल्फा को डिफाइन करेंगे कि हमारे पास इतनी वैल्यूएशंस आनी चाहिए। So that's the end of the lecture number 17. What we have studied is the forecasting methods, कि forecasting कैसे करनी है, किन किन बेसिस पे करनी है, what are the techniques of forecasting, के forecasting की क्या क्या टेक्निक्स इन्वॉल्व हैं, किन बेसिस पे फोरकास्ट किया जाता है, कैसे फोरकास्ट किया जाता है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द फोरकास्टिंग, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, जिसमें हमने क्वालिटेटिव मेथड पढ़ा, क्वांटिटेटिव मेथड पढ़ा, क्वालिटेटिव में डेल्फी टेक्निक पढ़ी एंड सेल्स फोरकास्ट पढ़ा एंड मैनी अदर टेक्निक्स जो हमने इन्वॉल्व की है। तो जब हम लोग कह रहे हैं कि हमने फोरकास्टिंग टेक्निक्स देखी हैं तो उसमें हमने ये देखी, फिर हमने देखा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जिसमें हमने नेव मेथड देखा है, नेव मेथड के बाद हमने कुछ और मेथड्स देखे हैं जिसके अंदर हमारे पास डेविएशन या फोरकास्टिंग एरर्स बताए जाते हैं। अभी इसके अलावा अभी चैप्टर यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, अभी देयर आर मेनी अदर मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग दैट रिमेन्स टू बी डिस्कस्ड, कि उससे हमने डिस्कस करना बाकी है। तो वो जैसे जैसे वहां से डिस्कस होता जाएगा दैट मीन्स वी आर गोइंग टू इट फर्दर। तो यहाँ पे हमने यहीं पे अभी आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं, इससे आगे नहीं करते। डू रीड द बुक, बुक में ये बहुत डिटेल में दी हुई है। कोई चीज भी अगर आपको यहाँ नहीं समझ आ रही, आप अगर बुक खोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज है और वहां से आप उसे आइडेंटिफाई करें कि हाँ जी ये चीज है, दैट इज द पॉइंट, और इसी के हिसाब से हमने उसे आगे लेकर चलना है। सो दैट मीन्स कि हमने बुक अगर नहीं रीड करेंगे तो ये चीज समझ नहीं आएगी, स्पेसिफिकली एंड न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स ज्यादा हैं और जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं उतनी ही आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कि कितने आपको रिक्वायर्ड हैं और कितने आपको रिक्वायर होने चाहिए। So for the today, that is the end of lecture number 17. Inshallah, in the next lecture, we are going to complete this chapter, and then in the next lecture, we are going to start a new one. But before that, जाहिर बात है अब आपके सेकंड सेक्शन ला रहे हैं, तो उससे जो अगले लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स हैं उसमें हमारे पास रिवीजन आएगी, तो जिसमें हम लोग दोनों लेक्चर जो हैं वो सिर्फ रिवीजन की नजर करेंगे या रिवीजन के हिसाब से उसे आगे लेकर चलेंगे।